अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मजे में होंगे। रिसेंटली इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने बहुत सारे डीएम्स मुझे किए जिनमें आप लोगों ने मुझसे इमिग्रेशन के प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारी गाइडेंस मांगी। इसके अलावा यूट्यूब के कमेंट्स में आप लोगों ने मुझसे पीआर स्टोरी शेयर करने के लिए कहा और इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे। ये वीडियो काफी अरसे से पेंडिंग थी, सो आज मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को बनाऊं ताकि आप लोगों को मेरी पीआर स्टोरी के बारे में भी पता चले और इमिग्रेशन से रिलेटेड एक जनरली आपको आइडिया हो जाए कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इमिग्रेशन का प्रोसेस शेयर कर रही हूँ और अपनी पीआर स्टोरी साथ में आपको बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से अप्लाई किया और क्या क्या डिफिकल्टीज मुझे फेस करनी पड़ी या क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और किस तरह से हमने उन्हें ओवरकम किया। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने क्योंकि फेडरल स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई किया था तो मुझे उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और मैं अपनी जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी उसमें उसी प्रोसेस की डिटेल्स वगैरह होंगी। अगर आप किसी डिफरेंट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके प्रोसेसेस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं और आपके प्रॉब्लम्स और आपके इश्यूज भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर कर दूंगी जिन पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उन लोगों से जो इमिग्रेट करके चले गए और उनको क्या प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग उन लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फोरम्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो मैं आप लोगों को उनके बारे में बता दूंगी। तो आप लोग अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम से रिलेटेड जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो उन लोगों से या उन फोरम्स पे आप लोग पूछ सकते हैं। और एक और चीज जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो ये कि मैं इस वीडियो में जस्ट एक ओवरव्यू दूंगी ऑफ द प्रोसेस के हाउ इट वर्क्स। जो स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं इमिग्रेशन के प्रोसेस के, उनके ऊपर आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियोस जिनमें डिटेल में जाना मैं समझूंगी कि जरूरी है, जिनके बारे में और डिटेल्स बताना जरूरी है, तो मैं उनपे सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। सो फ्यूचर में अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरी पीआर स्टोरी की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू बिगिन विद माई पीआर स्टोरी वी हैव टू गो बैक टू February 2019 जब मेरी शादी हुई। और शादी के बाद ऑब्वियसली यू डिस्कस अबाउट योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप किधर अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं। सो व्हेन वी डिस्कस दोज थिंग्स वी सेटल्ड ऑन दिस थिंग दैट वी बोथ वांटेड टू सेटल अब्रॉड। तो जब ये डिसाइड हो गया कि हमें बाहर सेटल होना है तो हमें ये चीज जरूरी थी कि हम उसी पॉइंट से उसके लिए काम स्टार्ट करते। सो काम स्टार्ट करना क्या था कि मैंने कभी जिंदगी में बाहर ट्रैवल नहीं किया था। आई डिडंट हैव अ पासपोर्ट। सो सबसे पहले हमने मेरा पासपोर्ट बनवाया एंड साथ ही साथ मेरे आईडी कार्ड के लिए, न्यू आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि आप लोगों को आइडिया होगा कि शादी के बाद आपको आईडी कार्ड न्यू बनवाना पड़ता है बिकॉज लेडीज का गार्डियन जो है वो चेंज हो जाता है। अब आपके फादर नहीं, आपका हस्बैंड आ जाता है, ठीक है। सो ये दो काम जो है वो बहुत जरूरी थे उस पॉइंट पे जो हमने शादी के फौरन बाद कर दिए। सो इसके बाद हम लोगों ने कुछ काफी डिस्कशन की और हमें कोई भी आइडिया नहीं हो रहा था कि हमने क्या करना है। हमारे पास ऑप्शंस तो ये भी थी कि हम बाहर जॉब के लिए अप्लाई करते और जॉब मिल जाती तो हम बाहर सेटल हो जाते, बट दैट वाज अ टेम्पररी सोल्यूशन। आप जब जॉब के लिए वर्क वीजा पे किसी कंट्री में जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलते जो किसी परमानेंट रेजिडेंट या किसी सिटीजन को मिलते हैं और इस तरह आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर सर्वाइव करना क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं ये कंट्रीज। सो इन चीजों को जहन में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम पीआर की तरफ ही जाना चाहते हैं। सो हमारे पास दो तीन ऑप्शंस थी। दो मेजर ऑप्शंस थी, एक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जिनकी इमिग्रेशन के लिए हम अप्लाई कर सकते थे। सो हमने इनिशियली तो ये सोचा कि हम कंसल्टेंट से डिस्कशंस वगैरह करेंगे और उनसे आइडिया लेंगे कि कौन सी इमिग्रेशन के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या कौन से और तरीके हैं जिनसे हम पीआर ले सकते हैं कुछ कंट्रीज की। सो हमारे साथ जो एक अच्छी चीज हुई वो ये हुई कि जिस दिन हमने सोचा कि आज हम कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे उस दिन कंसल्टेंट्स फॉर सम रीजन उनके ऑफिसेज बंद थे। सो हमें कुछ कंसल्टेंट्स का तो वैसे आइडिया भी नहीं था, लेकिन हमने जस्ट ऑफिसेज बंद देखे और हम वापस आ गए। In the meantime, we kept discussing about our options, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में। So we were more inclined towards Canada, क्योंकि हमें कोल्ड क्लाइमेट्स
में ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, कोल्ड क्लाइमेट्स, और दूसरा हमें कनाडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज थी वो ज़्यादा पसंद आ रही थी। सो वी वेंट इन फेवर ऑफ कनाडा। अब यहाँ पर ये डिसाइड हो गया कि हमने बाहर सेटल होना है और हमने कनाडा में सेटल होना है, तो नेक्स्ट प्रोसेस ये आ जाता है कि अब हमने आगे क्या करना है कनाडा में सेटल होने के लिए। सो हमने कनाडा की इमिग्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी स्टार्ट की। अब यहाँ पर एक पॉइंट में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये कि कनाडा की जो इमिग्रेशन है वो पॉइंट बेस्ड होती है। आपको आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी डिग्रीज और आपके स्टेटस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। ये पॉइंट्स आप लोग ऑनलाइन बहुत सारे CRS कैलकुलेटर्स हैं, उनके ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके आपको आइल्स रिक्वायर्ड होता है, तो ये सारी चीजें मिलके आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट करती हैं, जिनकी बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं, ठीक है। और फिर उन पॉइंट्स का कुछ कट ऑफ होता है जिनसे आपको अबव रहना होता है, या उतने पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं टू क्वालिफाई फॉर द इमिग्रेशन। सो टाइम गुजरता रहा, ये तो डिसाइड हो गया कि कनाडा सेटल होना है और कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट हो गई, बट द नेक्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट कंफ्यूजन वाज कि कहाँ से स्टार्ट करें। सो एट दिस पॉइंट अ फ्रेंड केम टू आवर रेस्क्यू और उन्होंने हमें ये मशवरा दिया कि हम आइल्स के लिए रजिस्टर कर लें, बिकॉज दैट इज द वन थिंग दैट वी कैन डू नाउ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आइल्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो आइल्स के लिए फौरन कैसे रजिस्टर कर लें। वेल, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि आप लोगों के सर पे जब तक तलवार नहीं लटक रही होती तो तब तक हम कोई काम करते नहीं हैं। स्टूडेंट्स की ही एग्जाम्पल ले लें कि जब तक उन्हें पता नहीं है कि कल हमारा एग्जाम है तो वो पढ़ाई नहीं करते। सो सेम इज द केस। अब आप लोगों को ये भी रिजर्वेशंस होंगी बहुत सारी कि हमने, क्योंकि आइल्स का टेस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो हमने इतने पैसे लगाए हैं, तो वी वांट कि हमारा वही स्कोर आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो हमें चाहिए। सो द थिंग इज कि हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन उन फ्रेंड का मशवरा हमें इस तरह से अच्छा लगा, क्योंकि जब आपको पता है कि आपने फलां डेट को टेस्ट देना है तो आप उसके लिए किसी भी तरह से टाइम लगा के, टाइम निकाल के, अपने टाइम को मैनेज करके उसके लिए तैयारी करेंगे। क्योंकि अगर हम ये सोचते रहते कि हम तैयारी पहले करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी बिजी रूटीन में से टाइम नहीं निकाल सकते और काफी मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना। तो अगर आपको पता है कि आपने इतने पैसे लगा लिए हैं एक टेस्ट के ऊपर और आपने वो टेस्ट देना ही देना है, आप उसे किसी सूरत अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप किसी ना किसी तरह टाइम मैनेज करके उसकी तैयारी कर लेते हैं। सो हमने भी यही किया और आइल्स की डेट लेके हमने उसकी तैयारी स्टार्ट कर ली। ओके, आइल्स के लिए अब आपने रजिस्टर कर लिया। जो नेक्स्ट स्टेप इस प्रोसेस में आता है वो ये है कि अब आपने अपनी डिग्रीज की वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन करानी होती है। अब इसके लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके बारे में शायद आप लोगों को आइडिया भी होगा, लेकिन हमने फ्रेंड के एक्सपीरियंस से जिस एजेंसी के लिए अप्लाई किया था वो है WES, WES, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज के नाम से। क्योंकि फ्रेंड को ऑलरेडी एक्सपीरियंस था तो हम लोगों ने भी इन्हीं को अपनी डिग्रीज जो है वो वेरिफिकेशन के लिए भेजी थी। अब क्या प्रोसेसेस होते हैं, इनको किस तरह से डिग्रीज भेजनी होती है, वो सारी चीजें डिटेल में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनको आप लोगों ने एक वेरिफिकेशन के लिए, एवेल्युएशन के लिए एक फी देनी होती है और अपने डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप सील्ड एनवेलप्स में स्टैंप हुए इनको भेज देते हैं और ये आपको इन रिटर्न एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसके अंदर इस चीज की वेरिफिकेशन होती है कि आपकी डिग्रीज कनाडा में वैलिड हैं। सो हमने भी अपनी डिग्रीज जो है वो इनको भेज दी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 माह का टाइम लग सकता है। सो आप लोगों को यहाँ पर बहुत पेशेंट होना पड़ेगा। हम भी बार बार चेक कर रहे थे कि हमें लग रहा था कि मे बी कोई इश्यू आ गया है, लेकिन दिस स्टेप टेक्स टाइम, सो यू हैव टू बी पेशेंट। While we are waiting for the WES verification, तो इतने में हमारा आइल्स का रिजल्ट आ गया और हमें ये पता चला कि हमारा आइल्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और हमारा जो कम्युलेटिव स्कोर था वो इनफ नहीं था इमिग्रेशन के लिए। सो अब हमें नेक्स्ट टेंशन ये हो गई कि हमें स्कोर इम्प्रूव कैसे करना है। अब मैंने आपसे CRS कैलकुलेटर्स का जिक्र जो है वो किया था वीडियो के स्टार्ट में। अब यहाँ पर आप CRS कैलकुलेटर्स की हेल्प ले सकते हैं कि आप डिफरेंट चीजें CRS कैलकुलेटर्स पर चेंज करके ये देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना चेंज हो रहा है। सो हमने भी यही किया और बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो है वो टेस्ट करने के बाद हमें इस चीज का अंदाजा हुआ कि अगर प्राइमरी एप्लीकेंट जो कि हमारे केस में उसामा थे, वो अगर आइल्स इम्प्रूव कर लें तो हमारा स्कोर काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा
और इसके बरक्स अगर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कम्युलेटिव भी अगर हम चेंज कर लेते, छोटी छोटी चीजें, तो वो इतना इफेक्ट नहीं डाल रही थी हमारे स्कोर पे। सो यहाँ पर ये चीज इस्टेब्लिश हो जाती है कि जो एक चीज हम कर सकते थे उस पॉइंट पे वो ये कि हम अपना आइल्स इंप्रूव करते। सो उसामा ने आइल्स के लिए दोबारा से डेट ले ली और हमने यही किया कि हम अपने पॉइंट्स को आइल्स के थ्रू इंप्रूव करेंगे। सो जब दोबारा आइल्स का रिजल्ट आया तो वो माशाल्लाह काफी अच्छा आ गया और उससे हमारा जो ओवरऑल स्कोर था वो काफी बूस्ट हो गया। तो अब हमें ये चीज का अंदाजा तो था कि अगर हम लोग अप्लाई करेंगे इमिग्रेशन के प्रोसेस के लिए तो हमारा नाम जो है वो नेक्स्ट ड्रॉ में आ जाएगा, क्योंकि काफी अच्छे चांसेस हमारे बन रहे थे। लेकिन क्योंकि हम उस वक्त अब्रॉड ट्रैवल कर रहे थे और हमें बहुत सारे रिसोर्सेज से ये बात पता चली थी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए आप लोगों को 60 डेज का टाइम दिया जाता है और वो उसमें काफी सारे छोटे छोटे काम आपको कराने पड़ते हैं, तो आप लोगों को उस टाइम को फुली यूटिलाइज करना है। तो हम लोगों ने राइट अवे अप्लाई नहीं किया, हमने वेट किया कि हम लोग वापस पाकिस्तान आ जाएं ताकि हम फ्री हों ये सारे काम कराने के लिए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो पाकिस्तान वापस आने के बाद हमने सितंबर के मिड में जो है वो अपनी प्रोफाइल सबमिट कर दी और ड्रॉ के लिए अप्लाई कर दिया। अब इसका प्रोसेस जो है वो काफी सिंपल है। CIC की वेबसाइट पे जाके आप लोगों को एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है और उसके अंदर अपनी सारी चीजें फिल आउट करके आप लोगों को अपनी प्रोफाइल सबमिट कर देनी होती है और आप ड्रॉ में एंटर हो जाते हैं। एक पूल होता है, आप उसमें एंटर हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट ड्रॉज में जो है वो एक्सपेक्टेड होता है कि आपका किसी ड्रॉ में जो है वो नाम आ जाएगा। सो इसका प्रोसेस जो है वो आप लोगों को YouTube पे काफी इजीली अवेलेबल है कि CIC की वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट्स को फिल आउट करते हैं। तो इस चीज पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म्स आज तक फिल किए होंगे, बहुत सारी प्रोफाइल्स क्रिएट होंगी, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। इसके अलावा अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप लोग उन YouTube की वीडियोज से हेल्प ले सकते हैं। सो हमने अपनी प्रोफाइल सबमिट कर दी और हम पूल में एंटर हो गए। ओके, तो प्रोफाइल सबमिट करने के बाद आपको अब ड्रॉज का वेट करना होता है। कोरोना के टाइम से पहले तक ड्रॉज जो है वो हर 14 डेज के बाद हो रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद से अब बहुत लेस फ्रीक्वेंट हो गए हैं ड्रॉज। आई गेस कोई 4 या 5 ड्रॉज हुए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब इसके पीछे भी साइंस ये है कि ड्रॉज जितने फ्रीक्वेंटली होते रहेंगे तो हाई पॉइंट्स वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो क्यू में से निकलते जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल 14 डेज के बाद ड्रॉ हो रहा है तो हाई पॉइंट्स वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो निकल गए, लेकिन अगर यही ड्रॉ 30 डेज के बाद होगा तो हाई पॉइंट्स वाले कैंडिडेट्स डबल हो जाएंगे और अगर आपके पॉइंट्स कम हैं तो यू हैव लेस चांसेस ऑफ गेटिंग एन ITA। अब आप लोग पूल में एंटर हो जाएं और उसके बाद आप लोग अपने पॉइंट्स को इन द मीन टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको CIC की वेबसाइट जो है वो सजेस्ट कर देती है, अगर आपके पॉइंट्स लो हैं तो वो आपको सजेस्ट कर देती है कि आप लोग किस किस तरह से अपने पॉइंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विच एवर थिंग इज डुएबल फॉर यू, विच एवर इज फेवरेबल फॉर यू, आप लोग उस चीज को करके अपने पॉइंट्स इम्प्रूव कर लें तो आपके चांसेस जो है वो काफी इम्प्रूव हो जाएंगे। जब हमने अपनी प्रोफाइल सबमिट की थी तो उस टाइम कट ऑफ जो है वो 464 के अराउंड था एंड वी हैड 473 पॉइंट्स विच वर क्वाइट गुड और हमें पता था कि हमारे चांसेस काफी अच्छे हैं ऑफ गेटिंग एन ITA। इसीलिए हमने राइट अवे अप्लाई नहीं किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि हमें आइडिया था कि हमें ITA फौरन रिसीव हो जाएगी एंड वी वांटेड इनफ टाइम फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। सो एज एक्सपेक्टेड अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट ड्रॉ में हमें हमारा ITA रिसीव हो गया एंड इसी के साथ वी रिसीव्ड अ चेकलिस्ट ऑफ थिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच वर टू बी सबमिटेड विद इन द नेक्स्ट 60 डेज। तो अब इस चेकलिस्ट पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और जिस पॉइंट पर जरूरी हुआ इन स्टेप्स में से उन पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस काम को कैसे करना है। अगर यहाँ पर मैं इस चेकलिस्ट के बारे में बात करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हैं। सो जो चीजें आप लोगों को चाहिए होंगी उनमें वेस्ट की इवेल्युएशन, मेडिकल, प्रूफ ऑफ फंड्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आइल्स का रिजल्ट, मैरिज लाइसेंस, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपको ये सारी चीजें कलेक्ट करके इनकी स्कैन कॉपीज जो है वो आप लोगों को CIC की वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड करनी होती हैं। बट एक पॉइंट जो जरूरी है यहाँ पर वो समझना कि आप लोगों को इनकी हार्ड कॉपीज संभाल कर रखनी है, बिकॉज यू कैन बी आस्क्ड फॉर दीज कॉपीज एट एनी लेटर पॉइंट। हमसे किसी ने नहीं पूछा था, बट आप लोगों को इन एनी केस ये चीजें संभाल कर रखनी होती हैं, ताकि अगर आपसे इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बाद में कुछ पूछा जाए या आप लोगों से ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं तो आप लोगों के पास ये चीजें रिकॉर्ड्स में पड़ी हों।
सो अब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर ली, इसके बाद एक और वेटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं दे नीड सम टाइम टू गो थ्रू ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स टू सी इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज, एनी एरर्स, कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे ठीक हो, कोई मिसिंग ना हो. सो दे नीड सम टाइम टू गो थ्रू ऑल योर प्रोफाइल और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. इफ एवरीथिंग गोज राइट तो इसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स की वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट आ जाती है. फॉर अस इट केम अनएक्सपेक्टेडली अर्ली, हमें 2 वीक्स के अंदर अंदर रिक्वेस्ट आ गई थी और इसके लिए फिर आप लोगों को वीजा ऑफिस जाके अपने बायोमेट्रिक्स जो है वो वेरीफाई कराने होते हैं. सो दिस स्टेप इज वेरी इजी, बहुत सिंपल है. आप लोगों को सिर्फ वीजा ऑफिस जाना होता है और अपने बायोमेट्रिक्स वेरीफाई करने होते हैं. इट हार्डली टुक अस 30 मिनट्स टू गो थ्रू दिस स्टेप. लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी ताकि यू कैन अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस ड्यूरिंग दिस स्टेप. नंबर 1 कि इस प्रोसेस की कोई भी फी नहीं है. आप लोग जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो यू आर चार्ज सम फी, तो इस स्टेप की फी जो है वो उस स्टेप में इंक्लूडेड होती है, उस एप्लीकेशन के साथ इंक्लूडेड होती है, ये उसी एप्लीकेशन का पार्ट है. नंबर 2 और नंबर 3 जो है वो लेडीज के लिए है स्पेसिफिकली. सो नंबर 2 ये है कि आप लोग जब बायोमेट्रिक्स की वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो दे नीड यू टू टेक अ पिक्चर जिसमें आपके ईयर्स जो है वो विजिबल हों. अब उस पिक्चर को लेने के लिए, अब जिस तरह मैं हिजाब लेती हूँ तो आप लोगों में से बहुत सारी लेडीज भी हिजाब लेती होंगी, तो आई एडवाइज यू कि आप उस दिन कोई चादर या दुपट्टा ले जाएं सिंपल. आप लोगों को हिजाब वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ताकि आप लोग उनका भी टाइम सेव करें और अपना भी टाइम और एफर्ट सेव करें, क्योंकि वो आपसे फिर सब कुछ खुलवाते हैं वहां पर, तो काफी इनकन्वीनियंस हो जाती है जैसे कि मुझे हुई थी. और थर्ड चीज कि आप लोग जब बायोमेट्रिक्स की कॉल आए तो आप लोग मेक श्योर कर लें कि आप लोगों के हाथों पर मेहंदी ना लगी हो, बिकॉज करंटली जो मार्केट में मेहंदियां हैं वो आप लोगों की स्किन के ऊपर एक लेयर बना देती हैं, जिसकी वजह से आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो रीडेबल नहीं होते. तो कोई एरर्स जो है, अगर आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होंगे तो एरर्स आ जाएंगे, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है. ये वहां पर जो लेडी थी उन्होंने ये चीज बताई थी हमें, क्योंकि जब हम जा रहे थे इस चीज के लिए तो बहुत सारे लोग आए थे जिन्हें उन्होंने वापस भेज दिया था, तो वो आप लोगों को भी स्ट्रेट अवे वापस भेज देंगे अगर आपके हाथ में मेहंदी लगी होगी, क्योंकि वो किसी भी इनकन्वीनियंस को या एरर्स को अवॉइड करना चाहते हैं और ये आपकी बेहतरी के लिए होता है. सो आप लोग उनसे ये बहस ना करें कि वो स्टिल इन एनी केस अगर आपको मेहंदी लगी भी हुई है तो आपके बायोमेट्रिक्स ले लें, क्योंकि एरर्स आ सकते हैं. और इस वेटिंग पीरियड के दौरान आप लोग कोशिश करें कि मेहंदी ना लगाएं, और अगर मेहंदी लगी हुई है आप लोगों को और बायोमेट्रिक्स की कॉल आ जाती है तो आप लोग रीस्केड्यूल कर लें. ओके जी, बायोमेट्रिक्स हो गई वेरीफाई. उसके बाद आप लोगों को फिर थोड़ा सा वेट करना होगा और फिर वो स्टेप आएगा जिसका आप लोग इतनी बेसब्री से इस सारे टाइम के दौरान इंतजार कर रहे थे, यानी आपकी किस्मत का फैसला हो जाएगा कि आप लोगों को वीजा ग्रांट होना है या नहीं होना है. सो अब आप लोगों को ईमेल आ जाएगी कि आप लोग अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट कर दें वीजा ऑफिस में जाके. उसके साथ कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी होंगी कि आप लोगों को कुछ चीजें सबमिट करनी होंगी अपने पासपोर्ट के साथ. सो आप लोग वीजा ऑफिस जाके उनको सबमिट कर देंगे. अब पासपोर्ट सबमिट करने के बाद आपको एक रिसीट दी जाएगी जिसे आप लोगों ने संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करने जाएंगे तो वही रिसीट के थ्रू आपको आपका पासपोर्ट जो है वो दिया जाएगा. सो पासपोर्ट सबमिट हो गए और फिर आप लोगों को कुछ दिन वेट करना होगा कि आप लोगों के पासपोर्ट पर वीजा लगकर जो है वो वापस आएगा. हमारे केस में जैसे हम लाहौर से अप्लाई कर रहे थे तो वो जो मेन ऑफिस था वो इस्लामाबाद में था, तो हमारे पासपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद गए, फिर वहां से वीजा लग के वापस आए, तो इस चीज में थोड़ा सा टाइम लग गया. अब जब पासपोर्ट वापस आएगा तो आप लोगों को फिर से एक ईमेल आ जाएगी कि आप लोग अपने पासपोर्ट आकर कलेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी कि आप लोगों को वीजा ग्रांट हुआ है या नहीं हुआ. और इसी के साथ आप लोगों को एक लेटर मिल जाएगा जो कि कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस होता है, जिसे COPR कहते हैं. वो लेटर आप लोगों को संभाल कर रखना है, क्योंकि जब आप लोग ट्रेवल कर रहे होंगे कनाडा के लिए तो आप लोगों को वो जरूरत पड़ेगा, और वही चीज जो है वो आप लोगों की चेक होगी, वो प्रूफ होगा आप लोगों का कि आप लोग परमानेंट रेजिडेंट हो गए हैं कनाडा के. अब इस सारे प्रोसेस के बाद जो है जो एक जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आप लोगों का वीजा ये जो फर्स्ट टाइम असाइन होता है इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है. आप लोगों को उस डेट से पहले कनाडा में एंटर होना होता है, एक दफा लैंडिंग करनी होती है. ओके जनाब, इसके साथ हो जाता है आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट. लेकिन असल ख्वारी जो है वो इसके बाद स्टार्ट होती है, बिकॉज आप लोगों को अपनी पूरी लाइफ पाकिस्तान में रैप अप करके
आप कनाडा में एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। आप लोगों को अपने आप को स्ट्रांग रखना है कि आप लोग उस नई चीज के साथ कोप कर सकें, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड यहाँ आने के बाद कल्चरल चेंजेस आ जाती हैं, बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाती हैं, तो इंसान के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। सो जब आप तैयारी कर रहे हैं इमिग्रेशन की, साथ साथ प्रोसेसेस कर रहे हैं, तो खुद को इस चीज के लिए भी तैयार रखें कि आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। मेरा इन वीडियोस को बनाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं, जिस प्रोसेस से मैं गुजरी हूं, कम से कम उस प्रोसेस से रिलेटेड मैं लोगों को बता सकूं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है, या क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, क्या चीजें जो है वो आपको हेल्प कर सकती हैं। सो अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक बंदे की भी हेल्प हो जाएगी तो मेरा इन वीडियोस को बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। बाकी इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में डिस्कस करने वाली हैं, तो मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि मैं उन पर डिटेल वीडियोस बनाऊंगी, तो मैं इंशाल्लाह जरूर उन पर डिटेल वीडियोस बनाऊंगी। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग फ्यूचर में कौन सी वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा उन लोगों से स्पेसिफिकली जिनको आप समझते हैं कि इन वीडियोस से हेल्प हो सकती है, कोई हेल्प मिल सकती है। और इसके अलावा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहें कि मैं कब कोई नई वीडियो जो है वो अपलोड करूंगी। इसके अलावा बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।